हेलो दोस्तों। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी साइफाई मूवी से कम नहीं है। ये कहानी है ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन के उस बेहद दिलचस्प और हाई स्टेक्स सफर की, जहां एक देश ने एकदम अंडरडॉग से लेकर दुनिया के सबसे बड़े स्पेस जायंट्स के बराबर खड़े होने का रास्ता तय किया। तो बिना वक्त गवाए सीधे शुरू करते हैं। अब इस इंटेंस दौर की शुरुआत कहां से हुई? देखिए, ये बात है कोल्ड वॉर के टाइम की। उस वक्त स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करना सिर्फ साइंस नहीं था, बल्कि दुनिया को अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल ताकत दिखाने का सबसे बड़ा जरिया था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक ऐसी रेस लगी थी जहां स्पेस में सबसे पहले पहुंचने का मतलब था पूरी दुनिया पर वर्चस्व कायम करना। और यह स्पेस रेस आगे बढ़ी बहुत ही तेजी से। जैसे ही 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 और 2 लॉन्च किए, अमेरिका ने एग्जैक्टली अगले साल एक्सप्लोरर 1 लॉन्च करके हिसाब बराबर कर दिया। लेकिन इन्हीं बड़ी घटनाओं को देखकर भारत में एक नया सपना आकार ले रहा था। महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इस नए फ्रंटियर की अहमियत को समझा और उन्हीं की अथक कोशिशों से 1962 में INCOSPAR का गठन हुआ, जिसे आज हम इसरो के नाम से जानते हैं। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ सुपर पावर्स थे जिनके पास मल्टी बिलियन डॉलर बजट्स थे, और दूसरी तरफ इसरो की बेहद हम्बल शुरुआत। एक वक्त था जब भारत में रॉकेट के पुर्जों को साइकिल्स और बैलगाड़ियों पर ले जाया जा रहा था। सीरियसली, यहां तक कि कंट्रोल रूम एक गांव के चर्च में बिशप के कमरे में सेटअप किया गया था। ये एकदम असली अंडरडॉग स्टोरी की शुरुआत थी। लेकिन रिसोर्सेज कम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हौसले कम थे। जुगाड़ और मेहनत के चलते इंडियन स्पेस प्रोग्राम ने बहुत तेजी से माइलस्टोन्स अचीव किए। एक किस्सा तो ऐसा भी है जब बेंगलुरु में एक टॉयलेट तक को सैटेलाइट डेटा रिसीव करने के लिए रीपर्पस किया गया था। खैर, 1963 में पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ, फिर 1969 में ऑर्गेनाइजेशन को इसरो का नाम मिला। 1975 में पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा आसमान में था, और 1984 आते आते पहले भारतीय नागरिक ने अंतरिक्ष का सफर भी पूरा कर लिया। तो यहाँ एक मेजर डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। नासा और इसरो के फाउंडेशन गोल्स शुरुआत से ही बिल्कुल अलग थे। नासा को बनाया गया था डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, नए एक्सपेरिमेंट्स और अपने राइवल्स को पीछे छोड़कर सुपर पावर बनने के लिए। पर इसरो का मेन मोटिव था एक विकासशील देश की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करना, जैसे वेदर फोरकास्टिंग या टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, ताकि आम नागरिक की जिंदगी बेहतर और आसान हो सके। और उन अलग अलग फिलॉसफीज का असर इन एजेंसीज के बजट्स पर साफ देखा जा सकता है। फाइनेंशियल ताकत में लिटरली एक जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ नासा का एनुअल बजट लगभग $24 बिलियन है, और इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का बजट सिर्फ $1.7 बिलियन। ये गैप सच में मैसिव है ना? पर इस एक्सट्रीम बजट गैप के बावजूद कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी कम खर्च में बड़ा और बेहतर काम करने की इसरो की आदत ने इस हैरत अंगेज आंकड़े को जन्म दिया। $74 मिलियन, जस्ट 74 मिलियन। ये वो टोटल अमाउंट है जिसमें भारत ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में मंगलयान को मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कर दिया था। इस एक्सट्रीम एफिशिएंसी को थोड़ा और नए नजरिए से देखते हैं। एक तरफ इसरो का रियल मार्स मिशन है जिसमें $74 मिलियन लगे, और दूसरी तरफ हॉलीवुड की एक साइफाई मूवी बनी थी मार्स पर, द मार्शियन, और उसका बजट ही $108 मिलियन था। मतलब एक हॉलीवुड फिल्म बनाने में जितना पैसा लगाना, उससे कहीं कम खर्च में सचमुच एक स्पेसक्राफ्ट रेड प्लैनेट तक भेज दिया गया। ये लिटरली एक इंजीनियरिंग मैजिक है। और ये 1/10 यानी 1/10 कॉस्ट वाला मैजिक सिर्फ मास तक लिमिटेड नहीं है। ये सिस्टमैटिक इंजीनियरिंग एफिशिएंसी अब इसरो की पहचान बन चुकी है, जो आने वाले मिशंस पर भी अप्लाई होती है। चाहे वो सूर्य को स्टडी करने वाला आदित्य L1 मिशन हो या वीनस पर जाने वाला शुक्रयान। नासा के कंपैरेबल मिशंस के सामने इसरो उन्हें फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में एग्जीक्यूट करने का प्लान बना रहा है। अब आगे की तरफ देखें तो एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट करीब आ रहा है, गगनयान मिशन। ये बेसिकली एक बहुत ही रिगरस 3 स्टेप फेज है, जिसका अल्टीमेट गोल है एक स्वदेशी क्रूड स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजना। पहले 2 स्टेजेस अनमैन्ड सेफ्टी टेस्ट होंगे, और फिर फाइनल स्टेप में पहली बार भारतीय एस्ट्रोनॉट्स अपने ही स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष जाएंगे। लेकिन इन एम्बिशियस गोल्स के साथ एक खूबसूरत शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है। अब सब कुछ अकेले करने की जिद नहीं है। इसकी जगह इंटरनेशनल एजेंसीज का एक्सपर्टीज एक साथ जोड़ा जा रहा है। रशिया की रसकॉस्मोस स्पेस सूट्स और पायलट ट्रेनिंग में मदद कर रही है।
फ्रांस की CNS मेडिकल और कम्युनिकेशंस टीम को ट्रेन कर रही है और जापान की JAXA के साथ मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन के लिए एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप हो रही है। और ये जो कोऑपरेटिव स्पिरिट है, सबके साथ मिल के काम करने का जो जज्बा है, ये आने वाले समय के मॉन्यूमेंटल टारगेट्स की नींव रख रहा है। सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? 2030 तक भारत का अपना एक इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन। ये इस डेकेड के एंड तक स्पेस में एक बेहद रोबस्ट, इंडिपेंडेंट और स्थायी ग्लोबल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने की तैयारी है। देखा जाए तो दुनिया का स्पेस एक्सप्लोरेशन नैरेटिव अब पूरी तरह फ्लिप हो चुका है। पास्ट में जहां स्पेस रेस थी, सुपर पावर बनने और सीक्रेसी मेंटेन करने की होड़ लगी थी, वहीं फ्यूचर स्पेस कोलैबोरेशन का है। इसरो, नासा और दुनिया भर की बाकी एजेंसीज अब रिसोर्सेज, एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी ओपनली शेयर कर रही हैं। तो जैसे हम इस एक्सप्लेनर के एंड पर आते हैं, सितारों के बीच हमारे इस कॉमन फ्यूचर को लेकर एक सवाल पर जरूर विचार करना बनता है। जब दुनिया के देश एक दूसरे से रेस लगाने के बजाय मिलकर काम कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी साझा कर रहे हैं, तो आगे इंसानियत एक साथ मिलकर और कौन सी यूनिवर्सल बाउंड्रीज तोड़ सकती है? ये सच में सोचने वाली बात है।